हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और हमारा चैप्टर तो वही है, चैप्टर 11 ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और इसमें हमने कल स्टडी की थी नर जनन तंत्र की, और आज इसी से संबंधित कुछ टॉपिक है जिसमें है नर जनन तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, या फिर यूँ कह सकते हैं नर जनन तंत्र से संबंधित अनियमितताएं, यानी इससे संबंधित कुछ रोग भी है, तो उसकी स्टडी करेंगे हम। तो पहला लेते हैं हम मैथुन, नंबर 1 मैथुन। ये शब्द आपने छोटी क्लासों में मतलब पढ़ा होगा। इसको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन। तो ये टॉपिक है, आपने क्लास में पढ़ा जैसे रिप्रोडक्टिव। इसका सामान्य अर्थ निकाला जाता है जनन। जनन। तो ये जो शब्द है जनन, जनन में क्या है मतलब युग्मकों के निर्माण से लेकर के और लास्ट तक जो निषेचन की क्रिया होती है वहाँ तक की क्रियाओं का अध्ययन होता है। या यूँ मानो समस्त जो जननांगों के अंदर जो क्रियाएं होती है, जननांगों का विकास है, सब इसके अंतर्गत आता है रिप्रोडक्शन में। ये जबकि ये क्रिया अलग होती है मैथुन। तो इसमें क्या होता है, इस क्रिया के अंतर्गत नर, इसमें क्या होता है कि जो नर होता है तो नर का जो सामान्य जैसे पेनिसिशन होता है उसके द्वारा शुक्राणुओं को जो मतलब फीमेल रहती है उसकी वेजिना में स्थानांतरित किया जाता है। तो इसमें देखिए नर के, या फिर इसे लेना, मैं बोल देता हूँ आपको। देखिए मैथुन का अर्थ क्या होता है। नर के शिशन द्वारा शुक्राणुओं को मादा की योनि में स्थानांतरित करने की जो विभिन्न क्रियाएं होती है उसको क्या कहते हैं? मैथुन कहा जाता है। तो एक बार पे देखिए, या सामान्य जो अर्थ होता है उसमें जैसे मान लो वेजिना, ये अंडवाहिनिया, ये वेजिना, और ये शीशन। तो सामान्यतः इसमें क्या होता है इस क्रिया में कि जो नर जनन तंत्र के अंतर्गत जो आता है ना शीशन, और ये वेजिना यानी योनि। तो इसमें ये जो शीशन होता है तो सामान्यतः जैसे आगे पीछे होता है, या फिर इसमें क्या होता है इसके द्वारा आगे पीछे होने की क्रिया में शुक्राणुओं को स्थानांतरित कर दिया जाता है मादा की योनि के अंदर, वेजिना के अंदर। इस क्रिया को क्या कहते हैं? मैथुन कहते हैं। तो इस तरह याद रखना, जनन शब्द अलग है। एक कई बार अपन देखते हैं सेक्स ग्लैंड, सेक्स ग्लैंड ये शब्द आ जाता है, सेक्स ग्लैंड। तो इसका हिंदी में क्या निकलेगा? जनन ग्रंथियां। जनन ग्रंथियां। ये तो इसका अर्थ सेक्स का अर्थ जनन से भी लिया जाता है, लेकिन इसका अर्थ जो सेक्स है ना, कैसे इसका जो है सामान्य मैथुन की क्रिया से भी लिया जाता है, क्योंकि जब ये क्रिया होती है तो निश्चित रूप से ये क्रिया है। तो कहने का अर्थ ये है, लेकिन मेन अर्थ जो है मैथुन का वो पॉपुलेशन से लिया जाता है। इस प्रकार से याद रहेगा आपको कि जो नर जो रहते हैं तो इसके शिशन द्वारा शुक्राणुओं को मादा की योनि में स्थानांतरित करने की जो विभिन्न अवस्थाएं रहती है उसको क्या कहते हैं? मैथुन कहा जाता है। इस प्रकार से ये टॉपिक। तो इसी मैथुन की क्रिया के द्वारा जो सामान्यतः जो शिशन होता है उसमें क्या रहती है? उत्तेजना रहती है, और उस उत्तेजना की अवस्था में क्या है? शुक्राणुओं को इस वेजिना के अंदर स्थानांतरित किया जाता है। इसी को क्या कहते हैं? मैथुन कहा जाता है। तो इसमें आपने देखा होगा जैसे नर में जो मूत्र जनन छिद्र होता है उसका नाम होता है, यानी इसमें जैसे ये शीशन, ये छिद्र, तो इसको मूत्र जनन छिद्र कहा जाता है, क्योंकि इसमें समय समय पर तो खाएगा मूत्र का, और मैथुन के समय
काय का, स्पर्म का, यानी वीर्य निकलता है ना, उसमें स्पर्म पाए जाते हैं ये, तो उनको बाहर उत्सर्जित किया जाता है। तो इस प्रकार से ये छिद्र होता है ये। अब इसमें देखते हैं कि हमेशा ये उत्तेजना की अवस्था में नहीं रहता है, क्योंकि मूत्र विसर्जन की क्रिया तो सामान्य अवस्था में होती है। जब शिशन सामान्य अवस्था में रहता है जब ही मूत्र का विसर्जन होता है। लेकिन जब मैथुन की क्रिया होती है तो सामान्य कहते हैं जैसे शिशन का खड़ा होना, स्टैंडिंग होना, सामान्यतः मतलब खड़ा होना या उत्तेजित होना, तो उस समय क्या होती है, इसमें स्पंजी उत्तक पाए जाते हैं। ये जगह जगह इसमें क्या पाए जाते हैं, स्पंजी उत्तक। इस स्पंजी उत्तक में क्या है, रक्त वाहिनियाँ निकलती है, यानी रक्त वाहिनियाँ आती है, धमनियाँ भी आती है और शिराएं भी आती है। तो दो काम समझना। आप देखिए इसमें रहती है ये जैसे स्पंजी उत्तक है, इसलिए कोमल संरचना होता है। तो ये तो धमनी, इससे छोटी छोटी शाखाएं निकलती है जो इन उत्तकों में जाती है, जो शाखाएं निकलती है उत्तकों में जाती है। तो धमनियाँ ये याद रखना, धमनियाँ। और फिर शिराओं को अपन सामान्यतः शिराएं रहती है, ये पतली पतली जो शाखाएं रहती है ना, ये शिराएं रहती है। तो ये तो शिरा और ये धमनियाँ। तो देखिए इस क्रिया के समय, मैथुन की क्रिया के समय जो रक्त प्रवाह जो होता है ना, रक्त, आपको याद है शिराएं तो शरीर के विभिन्न जो भाग है उनसे रक्त को हृदय में ले जाती है, याद करा रखा आपको। जबकि धमनियाँ जो है हृदय से रक्त को विभिन्न अंगों में लाती है। तो जिस समय ये क्रिया होती है तो मैंने कि इससे जैसे है ना शिशन कैसे खड़ा होता है, या फिर सामान्यतः जो है ये जो है ना इसकी मैथुन की क्रिया कैसे होती है। तो उस समय रक्त जो है धमनियों द्वारा, ये देखिए ये बीच में धमनियाँ है, तो रक्त धमनियों द्वारा किसमें आता है, ये स्पंजी उत्तकों में आ जाता है। उसी समय याद रखिए जब रक्त फ्लो बनता है तो उस समय जो शिराएं रहती है, शिराओं में रक्त का प्रवाह रुक जाता है। बीच में जैसे रुका है ना तो शिराओं में ब्लड रुक जाएगा। धमनियों में तो रक्त का प्रवाह बढ़ जाता है और शिराओं में रक्त का जो प्रवाह, क्योंकि शिराएं क्या करती है, रक्त को क्या करती है, वापस यहाँ से शिशन से कहाँ ले जाएगी, उस हृदय की ओर ले जाएगी। अगर यह रक्त को लेगी तो फिर तो क्या हो जाएगा, सामान्य शिथिल हो जाएगा ये। इसलिए इसमें जो रक्त जहाँ जिस अवस्था में था ना वहाँ पर रक्त उसी अवस्था में रुक जाता है शिराओं में। लेकिन जो धमनियाँ है वो क्या करती है, रक्त प्रवाह को बढ़ा करके और स्पंजी उत्तक जो पहले सिकुड़ी अवस्था में रहते हैं ना शिशन के स्पंजी उत्तक, उन स्पंजी उत्तकों में क्या कर देती है, रक्त को भर देती है। इसी कारण से जो है ना सामान्य शिशन खड़ा होता है। और उसी अवस्था में इस स्टैंडिंग वाली अवस्था जो रहती है उसी में फिर शुक्राणुओं को उत्सर्जित किया जाता है। शिथिल अवस्था में शुक्राणु का उत्सर्जन नहीं होगा। शिथिल अवस्था में क्या होता है, केवल मूत्र का विसर्जन हो सकता है। इस प्रकार से ये मैथुन की क्रिया थी। और आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया मैथुन। और इसके बाद चल रहे हैं, दूसरा टॉपिक है स्खलन। स्खलन इसमें वीर्य का, यानी मानो शिशन से वीर्य का बाहर निकलना क्या कहलाता है, स्खलन कहलाता है। या इसको श्रृंखलन भी कह सकते हैं, मैं तो स्खलन कहलाता है ये। तो याद रखना है शिशन से वीर्य का बाहर निकलना क्या कहलाता है, शिशन, ये स्खलन कहलाता है। और दूसरा होता है योना, तीसरा टॉपिक है योनारंभ। तो निर्जन नांग में चल रहे अपन, महिलाओं में अलग रहता है
पुरुषों में। तो ये यौनारंभ की जो अवस्थाएं रहती है, तो ये कहाँ से ये प्रारंभ होती है, लगभग 13 से 16 वर्ष तक। तो इसमें याद रखना है, नर जननांगों का क्रियाशील होना क्या कहलाता है, यौनारंभ। नर जननांगों का क्रियाशील होना, क्रियाशील होना क्या कहलाता है, यौनारंभ कहलाता है। ये 13 से 16 वर्ष, 13 से 16 वर्ष तक की अवस्था होती है। तो इस अवस्था में इसको यौनारंभ की अवस्था माना जाता है। जो कहते हैं ना सामान्य जैसे जवान हो गया तो जैसे न्यू है, हालांकि वो 20 वर्ष के बाद माने, लेकिन यौनारंभ की इस अवस्था में होता क्या है, इसमें होता है जननांगों का क्या होता है, पूरी तरह से विकास हो जाता है और टेस्टोस्टेरोन का स्राव होने लगता है। तो ये समझिए जननांगों का क्रियाशील होना। भाई जननांग तो कब बने थे, वो तो जो मानो कोई शिशु अवस्था से मतलब बन जाते हैं, शिशु अवस्था से जननांगों का विकास हो जाता है। लेकिन वो क्रियाशील कब होते हैं, तो क्रियाशील होते हैं 13 से और 16 वर्ष की उम्र में क्या हो जाते हैं, क्रियाशील हो जाते हैं। और इसी समय क्या बनने लगता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है, हार्मोन ये बनने लगता है। तो इस प्रकार से इसी अवस्था को क्या कहा जाता है, यौनारंभ कहा जाता है। तो ये इस टाइप से ये टॉपिक याद रखना, मेन जिसमें जो बन रहे हैं ना वो टॉपिक है। इसके बाद जो अगला जो टॉपिक है उसका नाम है, जैसे नंबर 4 में स्टडी करेंगे वीर्य, इसको कहा जाता है सीमन। नंबर 4 वीर्य, सीमन। एक तरह से आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, इसलिए इसमें सारे टॉपिक इससे जो है ना महत्वपूर्ण रहते हैं। तो इसमें देखते हैं तो ये सामान्यतः जो सीमन रहता है वीर्य, तो क्या निकलता है, मैथुन के समय जो सीसन होता है उससे सफेद तरल पदार्थ निकलता है। मैथुन के समय फिशन से यानी से सफेद तरल पदार्थ निकलता है। इसे क्या कहा जाता है, वीर्य कहा जाता है। और इस वीर्य में क्या पाए जाते हैं, शुक्राणु पाए जाते हैं। याद रखना अच्छी तरह से, इसी वीर्य में क्या पाए जाते हैं, शुक्राणु। और होता क्या है वीर्य, यह विभिन्न जन्मग्रंथियों का स्राव होता है। यह सहायक जनन ग्रंथियों का स्राव, यानी पदार्थ स्राव है ना, स्राव होता है, जिसमें शुक्राणु पाए जाते हैं। शुक्राणु पाए जाते हैं किसमें, वीर्य के अंदर। तो ये नर जो होता है उसके शिशन से निकलता है। और कौन सी ग्रंथि आती हो, 3 ग्रंथि याद होगी। एक तो शुक्राशय प्लस प्रोस्टेट ग्रंथि और प्लस काउपर
ग्रंथि, इन तीनों का स्राव होता है। कहाँ से प्रारंभ होता है? शुक्राशय से प्रारंभ हो जाता है। शुक्राणु शुक्राशय तक स्वतः ही माइटो अपनी पूंछ की सहायता से गति करके आते हैं। वहाँ फिर शुक्राणु को तरल प्रदान किया जाता है शुक्राशय से, फिर प्रोस्टेट ग्रंथियों द्वारा फिर कावपर ग्रंथियों। तो तीनों ग्रंथियों का जो स्राव है ये क्या कहलाता है? वीर्य। और इसी में क्या पाए जाते हैं? शुक्राणु पाए जाते हैं। अब इसमें जो मेन क्वेश्चन है कि लगभग एक जो मानव होता है उससे कितना वीर्य बाहर निकलता है। तो एक बार स्खलन की क्रिया में में 2 से 6 ml वीर्य बाहर निकलता। अब देखो इसमें गैप आया 2 से 6, क्योंकि सभी मनुष्यों में जैसे खान पान की खुद उनकी उम्रें और जो है ना इसकी अवस्था अलग अलग रहती है, यानी वीर्य की जो मात्रा है वो अलग अलग 2 से 6 ml तक होती है। और उनके अनुसार इसमें गिरावट आती जाती है और इसकी जो सांद्रता है वो परिवर्तित हो जाती है। जैसे युवावस्था में ये जो सीमन होता है ये क्या होता है? सीमन का मतलब वीर्य एक गाढ़ा होता है, और जबकि जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो इसमें मतलब तरलता बढ़ती जाती है, यानी कि क्या हो जाता है इसमें जो इसको कहते हैं तरलता, तो ये बढ़ती जाती है, यानी गाढ़ापन कम हो जाता है। किस प्रकार से ये बाहर निकलता है एक बार इसमें, तो याद रहेगा स्खलन की क्रिया में ये 2 से 6 ml वीर्य बाहर निकलता है। और इसके बाद लगभग जो 1 जो ml होता है वीर्य उसमें कितने 1.5 से मानो 3 करोड़ के लगभग, मेन तो 2 ही माना जाता है, उस करोड़ के लगभग क्या पाए जाते हैं? शुक्राणु पाए जाते हैं। एक ml वीर्य में 1.5 से 3.9 करोड़ ठोस तन 2 करोड़ शुक्राणु पाए जाते हैं। शुक्राणु पाए जाते हैं। और निषेचन के लिए चाहे इतने संख्या है, लेकिन निषेचन के लिए अंडाणु के निषेचन के लिए एक ही शुक्राणु काफी होता है, लेकिन उस शुक्राणु की क्षमता होनी चाहिए। जैसे मैंने पहले बताया था निषेचन के समय बहुत सारे शुक्राणु अंडाणु के चारों ओर चिपक जाते हैं ये निषेचन के लिए, लेकिन इसमें से जो योग्य शुक्राणु होता है वही क्या करता है? अंडाणु की जो भित्ति होती है ना ये इसको भेदने का कार्य, इसका जो आगे का भाग है एक्रोसोम वो करता है। तो निषेचन क्रिया में पढ़ाएंगे इसको आगे। तो कहने का मतलब ये इसका मेन जो होता है ना ये शुक्राणु की क्रियाशीलता पर डिपेंड करता है। इसके बाद नंबर कौन सा टॉपिक का नंबर चल रहा है? 5 में बंध्यता, इसको नपुंसकता भी कहते हैं। तो देखिए इसमें बंध्यता में इसको अंग्रेजी में कहते हैं स्टरीलिबिटी। और इसमें देखिए इसमें क्या होता है? पुरुषों के वृषणों के वृषण कोष में न आने पर क्या होता है? वो जो वृषण जो है ना परिपक्व नहीं हो पाते हैं। तो याद रहेगा इस तरह से बंध्यता और अंग्रेजी में इसको जो कहा जाता है स्टेरिलिटी। इसको नपुंसकता भी कहते हैं, नपुंसकता। नपुंसकता
नपुंसकता भी कहा जाता है इसको, अंग्रेजी में स्टेरिलिटी कहा जाता है। तो मतलब कहते हैं सामान्यतः जैसे जो पुरुष रहते हैं इसमें ये अक्षमताएं पाई जाती है। कहीं कहते हैं जैसे नपुंसक है उसके मतलब बच्चे बच्ची उत्पन्न नहीं हो रहे, शादी के 3-4 साल, जैसे मान लो जांच करवाते तो महिला तो नॉर्मल आ रही है, और पुरुषों में अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है, जो कमी आती है ना, जैसे महिला तो नॉर्मल, लेकिन पुरुष में शुक्राणु की कमी है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी है, तो कई अनियमितताएं होती है, वो तो जांच के बाद पता लगता है। लेकिन ये जो बंध्यता है मुख्यतः जो जननांगों के कारण उत्पन्न होती है। इसमें पुरुषों के जो वृषण है ना, वो क्या है, वृषण कोष में न आकर के नहीं आ पाते हैं, या ऊपर ही रुक जाते हैं, मान लो विकास के कारण नीचे नहीं आ पाते हैं, तो ये ऐसी अवस्था उत्पन्न हो जाती है। सीधी सी बात है, जैसे आपने स्टडी की है तो ये वृषण कोष है, और यहाँ जो उदर गुहा की जो नाल रहते हैं ना, बहुत सारी नालें रहती है। तो जब परिवर्तन होता है तो उस समय धीरे धीरे भ्रूण विकास की अवस्थाओं में ये जो वृषण है, ये ना वृषण नालों द्वारा कहाँ जाते हैं, वृषण कोष में आकर के जुड़ जाते हैं। इससे ये वृषण कोष में, ये जो वृषण कोष है और ये वृषण है, तो इसमें जो है ना नालों द्वारा नीचे उतर आते हैं ये। लेकिन बहुत सी बार क्या होता है, कई रीजन हो सकते हैं, जैसे हार्मोन की कमी, जैविक विकास में कोई इन क्षमताओं का यानी इनका जो है ना नहीं खुलना, इनका पिचक जाना, काय का, वृषण नालों का। तो ये जो वृषण है ये उदर गुहा से जो है कहाँ पर, नीचे वृषण कोषों में नहीं आ पाते हैं, इसलिए क्या उत्पन्न हो जाती है, बंध्यता उत्पन्न हो जाती है। इसमें वृषण कोषों का उदर वृषणों का उदर गुहा से वृषण कोषों में न आना, इसके अलावा क्या कहते हैं, बंध्यता या नपुंसकता कहा जाता है। तो स्वाभाविक है जब वो नहीं आ पाएंगे यहाँ पर वृषण कोष में, तो अंदर शरीर का जो तापमान होता है ना, डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस, और अगर यूँ माना जाए तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस। तो इस ताप पर शुक्राणुओं का परिपक्वन नहीं होगा, इसलिए जो वृषण कोष जो रहते हैं, वृषण देखिए ये वृषण तो कहाँ पाए जाते हैं, उदर गुहा के बाहर पाए जाते हैं। ये उदर गुहा यानी नीचे लटके रहते हैं, ये उदर गुहा से बाहर। तो इनका तापमान क्या होता है, 2 से 3 कम होता है, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है शरीर से, याद रखना अच्छी तरह से। इसलिए इसमें शुक्राणु का परिपक्वन होता है। अगर ये उदर गुहा में रहते हैं ना ये, तो इनका क्या है, शुक्राणु का परिपक्वन नहीं होगा, क्योंकि इस ताप के कारण शुक्राणु नष्ट हो जाते हैं। इसमें देख रहे हो ना आप, वृषणों का उदर गुहा से वृषण कोषों में नहीं आना, इसका मतलब क्या है, उदर गुहा में ही है और वहाँ शुक्राणु तो बनेंगे, लेकिन उस ताप के द्वारा वो क्या हो जाएंगे, मतलब निषेचन योग्य नहीं होंगे, और अर्थात उनकी जो कार्य क्षमता में गिरावट आ जाएगी। इस प्रकार से ये क्रिया होगी। तो याद रहेगा, ये अवस्थाएं जन्मजात हो सकती है, कहीं हो सकती है। बहुत से मनुष्यों में आपने सुना होगा जैसे हर्निया की बीमारी होगी, तो हर्निया की बीमारी में क्या होता है, कई बार जैसे खेल खेल में आप देखो, कभी की यूं की एक टांग खींच, दोनों टांग खींचते एक साथ, कोई भी गेम हुआ तो एक टांग अगर खींची तो इसमें क्या होता है, वृषण जो कोष रहते हैं उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, झटका लग गया तो वृषण जो है ना, वृषण कोष से वृषण कहाँ चले जाते हैं, उदर गुहा के अंदर चले जाते हैं, या उदर गुहा की जो होती है ना वृषण नलिका है, उसमें जाकर के फंस जाते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको हर्निया कहते हैं। नाम सुना होगा आपने, हर्निया। तो ये सामान्यतः तंग कपड़े पहनने के कारण भी हो सकता है।
तो ये इसमें स्टडी करेंगे बंध्यता किस कारण से उत्पन्न होता है। अगर तंग कपड़े पहने तो मतलब उनका विकास नहीं हो पाएगा, शरीर की ज़्यादा गर्मी, तो तंग कपड़े पहने और शरीर की है ना अधिक गर्मी के कारण शुक्राणु की कमी आ जाती है। जैसे आजकल जींसों का चल रहा है प्रचलन, तो जींसों में मतलब कपड़े ठीक है फिट पहनना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा जो उधर वाला जो भाग है ना अपने जीपी वाला के नीचे का हिस्सा, तो वो क्या है लूज होना चाहिए। बहुत से ऐसे बैठते हैं कि जैसे उन मतलब बैठने में प्रॉब्लम आती है, तो कम से कम लूज कपड़े पहने ना, तो अधिक तंग कपड़ों व शरीर की गर्मी के कारण ये अवस्था उत्पन्न हो सकती है और उत्पन्न हो सकती है। यही अवस्था हर्निया में भी चलेगी। हर्निया के अंदर भी इसी प्रकार की टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये नंबर था 5 और नंबर 6 में चलेंगे हर्निया। हर्निया आपने सुना होगा इस बीमारी का नाम, जो कई बार जो ना बचपन में भी हो जाती है। इसलिए इसमें क्या है सामान्यतः जैसे जो जानकार होते हैं ना, जैसे पैरों में खिंचाव करते हैं, मालिश करते हैं या कुछ इस टाइप से उपचार करते हैं कि वृषण वापस क्या आ जाए, वृषण गुहा में आ जाए। तो इसमें क्या होता है, वृषण कोष व उदर गुहा के बीच जो वृषण नाली होती है वो बंद हो जाती है। एक बार फिर देखना, ये वृषण कोष और ये क्या है उदर गुहा है। तो ये वृषण नाल रहती है भ्रूण अवस्था में या बाद की अवस्था में, तो ये वृषण नाल रहती है। तो ये जो वृषण नाल रहती है तो ये किसी कारणवश बंद हो जाती है। इसलिए जो है ना ये वृषण कहाँ पर नीचे नहीं आ पाते हैं, ये नीचे नहीं आ पाते, ऊपर ही बने रहेंगे ये। या कई बार ऐसा होता है जैसे ये वृषण है, ये बन गए। अब ये जब बंद नाले बंद होगी तो ऊपर ही रुकी, लेकिन इसमें दूसरी अवस्था में क्या होता है कि जो नाले ने बंद नहीं हो पाती। जैसे पहले देखा था आपने ये वृषण नाले, ये वृषण का भ्रूण अवस्था में निर्माण हुआ, वृषण नहीं आ पाया नीचे, तो ये वाली अवस्था बंध्यता की अवस्था, देखो ना वृषण कोषों में न आना। दूसरी अवस्था में क्या हुआ कि ये वृषण आगे कहाँ पर नीचे वृषण कोषों में ये आगे, लेकिन ये नाले बंद नहीं हुई। जबकि क्या है मेन निर्माण क्या होता है, अगर ये नीचे आ गया तो फिर ये बंद हो जाएगी ये, और ये वृषण जहाँ की जहाँ बनेगी। तो आप कितना भी भागो दौड़ो, उससे आपने देखो कुश्ती के समय दौड़ के समय सामान्य कहते हैं जैसे अंडर गारमेंट जो पहनते हैं वो टाइट पहनना चाहिए, और कुश्ती में तो आप देखो लंगोट पहनी जाती है इसी कारण से, मतलब क्योंकि उसमें पता नहीं होता पैर खींच रहा है, कौन सा हिस्सा खींच रहा है और सामने वाला कौन से हिस्से को पकड़ लेगा या उस पर प्रेशर लग जाएगा, इसलिए सामान्यतः लंगोट पहनी जाती है ये, अन्यथा इसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। तो याद रहेगा इसमें हर्निया में क्या होता है कि वृषण जो कोष हैं, तो वृषण कोष में वृषण तो आगे, लेकिन ये नलिकाएं बंद नहीं हो पाती है, और बंद नहीं होने के कारण कई बार सामान्य खेल कूद में हाथ पैर खींचने के कारण ये वृषण खींच करके कहाँ चल जाते हैं, ऊपर चल जाते हैं, और इसलिए इस वाले हिस्से में क्या जाती है, सूजन आ जाती है। तो इस प्रकार की अवस्था को क्या करते हैं, हर्निया कहते हैं। कई बार बहुत सौ मनुष्यों में वृषण कोष में क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है, जन्मजात सूजन आ जाती है। तो वो वाले जो हिस्से है ना क्या हो जाते हैं, बहुत बड़े हो जाते हैं वृषण, जूली अवस्था में रहते हैं ये बड़े हो करके, और इनको सामान्यतः फिर आपने देखो तो भाई पेंट तो पहनेगा ही नहीं फिर, तो सामान्यतः
कुछ बोथा लगाना या कुछ लुंगी पहनना, इस टाइप के जन्मजात कपड़े पहने जाते हैं। इसका फिर उपचार भी नहीं होता। भाई उपचार क्या होगा, सूजन आ गई तो थोड़ा अगर ट्रीटमेंट दे लो कुछ, उससे ठीक हो गया तो ये, नहीं तो फिर वो जन्मजात इसी अवस्था में रहेगा। ये इस प्रकार से ये हो। तो हर्निया ये होता है। तो इसमें हर्निया में लिखेंगे अपन प्रश्न कोषों में, कोषों में आने के बाद वृषण नाले बंद नहीं होती है, तो बंद नहीं होती है, तो ये वृषण वापस ऊपर जाने का खतरा रहेगा। इसको क्या कहते हैं, हर्निया कहा जाता है। और उसके बाद है प्रोस्टेट ग्रंथि का है, लास्ट टॉपिक है। और कल आपने देखा होगा ये जो बंधियाकरण की जो क्रिया है सामान्यतः पशुओं में अपनाई जाती है। कहते हैं सामान्य, जैसे नारकिया, मतलब जब तक उनमें सांड देखा होगा, नारकिया देखा होगा, नारकिया का मतलब सांड से पूर्व की अवस्था मानी जाती है ना। तो ये सामान्यतः इनमें जब हार्मोन बनते हैं बहुत अधिक, तो उछलन प्रवृत्ति के रहते हैं ये। तो आपने देखा होगा ज़्यादातर प्रजनन के रूप में जो काम लेते हैं ना, तो क्या होते हैं, जैसे सांड वाली अवस्था को काम में लिया जाता है। तो उसमें क्या होता है, अच्छा सांड से बेल बनाया जा सकता है, लेकिन वापस बेल से सांड नहीं बनाया जा सकता है। सांड वाली अवस्था में अगर बेल बनाना है तो उनके जो वृषण कोष है ना, उनको क्या है, डैमेज कर दिया जाता है। आपने पशु जो चिकित्सा ले रहे हैं उनके पास एक मशीन होती है संडासी टाइप, उससे वो जो वृषण कोष होते हैं उनको दबा देते हैं, जिससे उनकी वृषण नलिकाएं क्षीण हो जाती, टूट जाती है। और उसके बाद फिर उनमें हार्मोन का जो स्तर होता है, टेस्टोस्टेरोन का, उसमें गिरावट आती जाती है और वो सामान्यतः बेल बन जाते हैं, यानी सीधी सादी प्रकृति के हो जाते हैं ये, इस प्रकार से ये। तो इसके बाद है इसको कहते हैं प्रोस्टोमिगेली। नंबर जो है ना ये 7, प्रोस्टोमिगेली। पहले मैंने बताया था वह नरजनन तंत्र, ये जैसे मूत्र मार्ग है। और यहाँ पर पहले मैंने बताया था ये जैसे शुक्रवाहिनियाँ, ये वृषण से जारी है। मेन से लेना नहीं देना, मेन ये कि जो मूत्र मार्ग होता है उसके आसपास, ये तो मैंने पहले बता दिया था, यहाँ पर ये शुक्राशय ग्रंथियाँ पाई जाती है। यहाँ पर पाई जाती है प्रोस्टेट ग्रंथियाँ। तो उम्र बढ़ने के साथ साथ, यानी कि 45 से 50 वर्ष के बाद में शुरू होती है। तो ये जो ग्रंथियाँ है ना, हालांकि सभी में होती है, लेकिन ये 50 वर्ष के बाद तो फिर सब में होगा। मतलब उम्र बढ़ने के साथ साथ क्या है, इनका आकार बढ़ता जाता है। और इनका जब आकार बढ़ता है ना, तो उसका दबाव किस पे लगता है, मूत्र मार्ग पर। और मूत्र मार्ग क्या छोटा हो जाता है, सिकुड़ जाता है, जिससे मूत्र उत्सर्जन में क्या आती है, कठिनाई आती है। इसलिए वृद्ध व्यक्तियों में मूत्र की क्षमता में लगातार क्या आती जाती है, जो उम्र बढ़ेगी मूत्र उत्सर्जन कम होगा उनमें, या एक बार भी कहते हैं खुल के पेशाब नहीं आ रहा, तो इसी कारण से नहीं आ पाता है खुल के पेशाब, तो इसका दबाव बढ़ जाता है। इसलिए बार बार कहते हैं दाज बार बार रात में मतलब प्रॉब्लम पैदा करते हैं, आवाज़ देते हैं या उठते हैं, तो बेचारे वो भी क्या करें, उनकी मतलब प्रॉब्लम है, उनकी एक बार खुलकर उत्सर्जन हो ही नहीं पाता, इसलिए बार बार क्या करते हैं, वो उनकी 3 बजे भी नींद खुल जाएगी, तो कहते हैं ना बार बार ये जाते हैं। तो ये वाली कंडीशन सभी इससे अवस्था से गुजरेगी यूँ मानो। और जिसमें फिर ज़्यादा बढ़ जाती है, इसका केवल मूत्र का उत्सर्जन ही नहीं हो रहा, तो फिर वो ऑपरेशन करके बाहर निकाला जाता है इनको, किसको, प्रोस्टेट ग्रंथियों को। ज़्यादा ही अगर ये डैमेज हो जाए ना मार्ग ये, लेकिन सामान्य अवस्था में तो ये चलता रहता है ये। तो प्रोस्टोमिगेली में क्या होता है, इसमें जो मैंने बताया आपको, प्रोस्टेट ग्रंथियां उम्र बढ़ने के साथ साथ बड़ी होती जाती है, जिसका जो दबाव है मूत्र मार्ग पर लगता है, मूत्रवाहिनी जो होती है ना ये मूत्र मार्ग, उस पर लगता है। और उसके कारण क्या होता है,
मूत्र मार्ग में जो मूत्र विसर्जन में क्या आती है, कठिनाई आती है। तो कब होता है? 45 से 50 वर्ष की उम्र में। इस प्रकार से ये टॉपिक थे। नेक्स्ट कल स्टडी करेंगे।